पर कर्नाटक में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में विधानसभा के स्पीकर ने बागी विधायकों पर फैसला ले लिया है। उन्होंने कांग्रेस जेडीएस के 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। स्पीकर ने 15 में से 3 बागी विधायकों को गुरुवार को ही अयोग्य घोषित कर दिया था और बाकी कांग्रेस जेडीएस विधायकों को भी अयोग्य ठहरा दिया है। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष का एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। लगातार हमने देखा कि जिस तरह से राजनीतिक उठक पटक रही कर्नाटक में, उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 14 विधायकों को अयोग्य करार दिया है। आपको बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली येदियुरप्पा ने और सोमवार को बहुमत साबित करने की उनकी बात है। कहा गया था और उन्होंने कहा था कि वो सोमवार को फ्लोर टेस्ट देंगे और शक्ति परीक्षण करेंगे। यहां पर एक बड़ा फैसला सामने आया है। कांग्रेस जेडीएस विधायकों को अयोग्य ठहराया है कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष ने। बड़ा फैसला। 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। और इस बड़े राजनीतिक क्रम पर हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता आयशा। आयशा, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट आपको इस वक्त मिल पा रहा है? और कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में विधानसभा ने स्पीकर ने बागी विधायकों पर फैसला ले लिया है। उन्होंने कांग्रेस जेडीएस के 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। जैसे कि हम जानते हैं, पिछले काफी समय से कर्नाटक में एक लंबी राजनीतिक उठक पटक चल रही थी। लगातार विश्वास मत से भाग रही जेडीएस को करारा झटका लगा था जब उसके सदस्यों ने, उसके विधायकों ने उसका साथ छोड़ दिया था। इस बीच कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद भाजपा ने कहा था कि वो सोमवार को बहुमत साबित करेंगे और इस बीच यहां पर एक बड़ा फैसला आया है। कांग्रेस जेडीएस के विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है स्पीकर ने। भाजपा लगातार कह रही थी कि उनका पहला जो एजेंडा होगा, जो पहली बात होगी, वो विश्वास मत साबित करना होगा और उसके बाद वो स्पीकर के फैसले का इंतजार करेंगे। लेकिन विपक्ष का स्पीकर अभी तक नहीं हुआ है। इसी बीच हमारे साथ आयशा खानम जुड़ रही है। आयशा, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको सामने मिल रही है इस वक्त? क्या कुछ अपडेट आ रहा है? क्या है पूरी खबर? जी आयशा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी 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 जय। एक बड़ा फैसला यहाँ पर आयशा, क्या कुछ आपको इस वक्त जानकारी मिल पा रही है इस वक्त? जय, देखिए, अभी स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने अभी यहाँ पर एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब पूरे जो 17 बागी थे, ये इन तमाम बागियों को उन्होंने अयोग्य करार दिया है। और आज इन्होंने जो 14 रेजिग्नेशन पत्र उनके सामने थे, उस पर निर्णय लिया है। 3 विधायकों पर निर्णय कुछ दिन पहले ही ले लिया था और आज जो बाकी 14 विधायकों के इस्तीफा पत्र उनके सामने थे, उन तमाम इस्तीफा पत्र पर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि ये 14 के 14 जो विधायक हैं, इन तमाम विधायकों को अयोग्य करार दिया जा रहा है। इनमें से 3 जेडीएस के विधायक हैं। तो जो जिस तरह से उम्मीद की जा रही, जिस तरह से देखा जा रहा था कि शायद यही फैसला आएगा, तो उसी लाइन पर यह फैसला आया है और इन तमाम विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य करार दिया है और कहा है कि ये विधायकों ने रूल्स जो नियम है, उन नियमों के प्रकार उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र स्पीकर के पास नहीं सौंपा। हालांकि स्पीकर ने उन्हें कई बार मौके दिए कि वो उनके सामने आकर समझाएं, उनके सामने बताएं कि वो किन हालात में इस्तीफा दिया है, किन हालात में उनके इस्तीफे पत्र स्पीकर के दफ्तर तक पहुंचे और किन हालात में उन्होंने राज्यपाल से भी मिले।
लेकिन इसके बावजूद ये विधायकों ने स्पीकर को कहा था कि उन्हें 4 हफ्ते का वक्त चाहिए, लेकिन स्पीकर ने इसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया और कहा कि 4 हफ्ते का वक्त नहीं दिया जा सकता। और आज ही उन्होंने इन तमाम विधायकों को जो है अयोग्य करार दे दिया। तो ये साफ हो गया है कि अब कल कर्नाटक में नई सरकार जो है, नई सरकार अपना जो बहुमत है वो साबित करने जा रही है। बिल्कुल आयशा, बहुमत परीक्षण से ठीक एक दिन पहले ये फैसला आया है। अपना बहुमत साबित करने बिल्कुल आयशा, तो बहुमत परीक्षण से ठीक एक दिन पहले इस तरह का फैसला सामने आया है। बिल्कुल, तो क्या मायने इसके हम माने? जी बिल्कुल, ठीक एक दिन पहले ये फैसला। देखिए, कल सदन में बी एस येडियुरप्पा बहुमत साबित करेंगे और वो जैसे कि लगातार शुरू से कह रहे हैं कि उनके पास जो संख्या है वो 105 विधायक उनके पास है और मौजूदा सदन की जो संख्या है 206 है। ऐसी सूरत में 103 अगर नंबर होते हैं तो इन 103 विधायकों से वो अपना बहुमत साबित कर सकते हैं, लेकिन येडियुरप्पा के पास 105 है। तो ये बीजेपी की नज़र से देखा जाए, नई सरकार की नज़र से देखा जाए तो ये उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये इस्तीफा पत्र मंजूर नहीं होते और स्पीकर इन पर फैसला नहीं सुनाते तो और भी मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि ये जो बागी विधायक है वो सदन पहुंच सकते थे और उस समय जो सदन का जो आंकड़ा होता वो अलग होता, यानी 221 होता। ऐसी सूरत में सदन में जो बहुमत साबित करना होता उसकी संख्या जो है बीजेपी के पास नहीं होती। तो बीजेपी की नज़र से देखा जाए, सरकार के बहुमत साबित करने की नज़र से देखा जाए तो ये एक मायने में बीजेपी के लिए सही कदम माना जा सकता है। लेकिन इन बागी विधायकों के लिए ये एक लंबी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है और उन्हें अब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दिए हैं, लेकिन स्पीकर ये मान रहे हैं कि ये इस्तीफे जो है मर्जी से नहीं दिए गए हैं और इन इस्तीफे पत्र के पीछे कुछ षड्यंत्र था, क्योंकि ये सब मिलकर सामूहिक इस्तीफा पत्र एक साथ इस्तीफा दिया, एक साथ एक रिजॉर्ट में रहने के लिए चले गए, एक साथ मुंबई चले गए। तो स्पीकर का कहना है कि कानूनन ये जो इस्तीफे हैं वो एक षड्यंत्र रचने के बराबर है और यही वजह है कि उन्हें अयोग्य करार दिया है। अब वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर सकते इस असेंबली के खत्म होने तक और इन जो बागी विधायक हैं उन्हें अब कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन बीजेपी की नजर से देखा जाए तो कल जो विश्वास मत होगा उस दौरान बीजेपी के पास संख्या है और उस संख्या के आधार पर बीजेपी आसानी से बहुमत साबित कर सकती है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कल भी सदन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि फाइनेंस बिल भी टेबल होने वाला है और दूसरी तरफ स्पीकर भी बहुत ही भावुक हो गए थे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें जिस तरह से उनके रोल को, उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया गया उससे वो बेहद दुखी है और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला उन्हें अपने बारे में लेना है वो फैसला वो सदन में सुनाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि बहुत कुछ कल सदन में ड्रामा देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है सबसे पहले बी एस येडियुरप्पा अपना बहुमत साबित कर दें, क्योंकि अब नई सरकार के पास एक ऑप्शन होता है कि वो इसी स्पीकर को साथ लेकर चलें या फिर नया स्पीकर नियुक्त कर सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल क्या होगा सदन में, क्योंकि रमेश कुमार ने साफ कहा है कि वो अपना फैसला कल सदन में सुनाएंगे कि वो क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। बिल्कुल आयशा, जिस तरह से आपने कहा कि जो 3 विधायकों को जो अयोग्य घोषित किया गया था गुरुवार को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उपचुनाव लड़ने पर भी उनकी रोक लगा दी गई है। 2023 तक उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी उन तमाम विधायकों के लिए जिनको अयोग्य घोषित किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके तरह क्या कोई ऐसी बातचीत हुई कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या वो कानूनी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले जब स्पीकर ने 3 विधायकों को अयोग्य करार दिया था, उन्होंने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई ले जाएंगे और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के कई नियम हैं उसके आधार पर उनका कहना था कि स्पीकर जो बता रहे हैं कि इस असेंबली के खत्म होने तक वो चुनाव कंटेस्ट नहीं कर सकते, यानी बाई इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। तो उनका ये कहना है कि वो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि उनका ये हक बनता है कि वो बाई इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे और ये नियम जो है, नियम के आधार पर उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को ले जाएंगे। तो जाहिर है जो बाकी
बागी विधायक इस वक्त मुंबई में है, वो गौर करिएगा 6 तारीख से लेकर आज तक वो एक साथ मुंबई में है और हो सकता है वो वापस लौटे और सोमवार से उनका जो सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है तो सोमवार से उनकी कानूनी लड़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उनके वकील का ये कहना है कि उनका पूरा हक बनता है कि वो बाई इलेक्शन उपचुनाव में कंटेस्ट कर सकते हैं और वकीलों ने कई नियमों का दावा पेश करते हुए कहा है कि स्पीकर जो ऐलान किया है कि वो इस असेंबली के खत्म होने की, इस असेंबली के टेन्योर खत्म होने तक चुनाव नहीं लड़ सकते, ये दावा गलत है। तो इस तरह से उनके वकील दावा पेश कर रहे हैं और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये लड़ाई ये लोग लेकर पहुंचते हैं तो अब इस लड़ाई को क्या नया, इस लड़ाई के जरिए कर्नाटक की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। लेकिन कल सदन में बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम देखने को मिलेंगे क्योंकि स्पीकर इस समय बहुत ही नाराज है, बहुत ही दुखी है और वो भी शायद कुछ कड़ा फैसला उठा सकते हैं क्योंकि वो जरूर जिस तरह से उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया गया था विश्वास मत के दौरान, जिस तरह से कई बार कहा गया था कि स्पीकर जानबूझकर डिले कर रहे हैं, इस्तीफा पत्र नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए स्पीकर के रोल पर ही सवाल खड़ा हो गया था और कहीं ना कहीं बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जो चर्चा है वो भी चल रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या करेंगे KR रमेश। इसीलिए मैंने जब पूछा उनसे कि क्या वो आप इस सरकार के साथ आगे चलेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरा फैसला आप सदन में सुनेंगे। तो ये इस बात पर गौर करना होगा कि क्या कर्नाटक में नई सरकार के साथ साथ नया स्पीकर भी नियुक्त होगा या फिर रमेश कुमार इसी सरकार के साथ चलेंगे। तो बिल्कुल आयशा, जेडीएस ने एक तरफ कहा है कि वो जो सदन में विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभाएगी, फिर कई सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि बाहर से भी समर्थन दे सकती है। फिलहाल बहरहाल जो पहला जो एजेंडा होगा भाजपा का वो होगा कि विश्वास मत जो है वो साबित करना होगा। अगर हम अभी की बात करें तो क्या कुछ कहता है गणित इस वक्त? जी बिल्कुल, जेडीएस के कुछ विधायकों ने ये कहा था कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देंगे क्योंकि उन्हें सरकार के साथ बने रहना जरूरी है। देखिए, जेडीएस एक रीजनल पार्टी है, उन्हें सत्ता के साथ जुड़े रहने में ही उनका फायदा है राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ये विधायकों में ये अलग अलग राय थी। हालांकि एक तरफ देवेगौड़ा कहते हैं कि अब कांग्रेस के साथ हम दोबारा साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे, तो दूसरी तरफ कुमार स्वामी ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। तो दोनों में अभी ये राय साफ नहीं हुई है, लेकिन कुछ विधायकों ने खुलकर कहा है कि इस सरकार के साथ गठबंधन के साथ बाहरी समर्थन यानी बाहरी समर्थन के साथ समर्थन देकर चलते रहना ही जेडीएस के अस्तित्व के लिए बेहतर होगा क्योंकि इस समय जेडीएस को अपनी पार्टी बनाना है। क्योंकि कोलिशन जब से बना था जेडीएस का यह मानना है कि जेडीएस अपनी पहचान खो चुका है क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो जेडीएस के वरिष्ठ नेता देवेगौड़ा जैसे वरिष्ठ नेता की भी हार हुई थी। यही वजह है कि जेडीएस इस बात में फायदा देख रहा है कि सरकार को बाहर से समर्थन देकर चलाएं, लेकिन बीजेपी ने अभी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। हालांकि अगर बीजेपी चाहती है तो इस समर्थन का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि बीजेपी को बहुत ही थिन मेजॉरिटी मिलेगी क्योंकि 103 जैसे कि मैंने बताया 103 मेजॉरिटी नंबर है और 105 बीजेपी के पास है, तो बहुत ही वेफर थिन मेजॉरिटी है। ऐसे में विपक्ष जो अभी हम कह सकते हैं कि जख्मी है क्योंकि उन्हें इस बात का वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की वजह से उनकी सरकार गिरी और उनके बीजेपी के विधायकों को कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने खरीद लिया। तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी भी ऐसे रास्ते तलाशेगी। लेकिन अगर हम पिछला इतिहास देखें कर्नाटक में जेडीएस और बीजेपी की सरकार चली थी, बीएस येडियुरप्पा और कुमार स्वामी के बीच 2020 का समझौता हुआ था, यानी 20 महीने जेडीएस मुख्यमंत्री का पद संभालेगा और बीजेपी 20 महीने बिल्कुल पद संभालेगा। लेकिन उस वक्त बहुत ही इन दोनों पार्टियों के बीच में दूरी हो गई थी और खटास आ गई थी क्योंकि कुमार स्वामी 20 महीने के बाद येडियुरप्पा को पावर शेयर करने से इनकार कर दिया था और तब सरकार दोबारा बनानी पड़ी, सरकार गिर गई थी। तो ऐसे में बीजेपी भी बहुत समझदारी से कदम उठाएगा और बीजेपी को देखना होगा कि क्या जेडीएस का समर्थन लेने में भलाई है। तो ये राजनीतिक जो है जो
गणित है बीजेपी बिल्कुल। भी देखकर चलेगी। और अब 3 जी। बजे बीजेपी की विधायक दल बैठक है। इस विधायक दल बैठक में तमाम चीजें डिस्कस होंगी और उसके बाद बीजेपी अपना रुख साफ करेगी। लेकिन बिल्कुल, तो फिलहाल आयशा हम बीजेपी कह के सकते हैं कि जो सामने बहुमत राजनीतिक साबित करना, रस्साकशी है, जो मुख्यमंत्री राजनीतिक बी एस सुर्खियां जो येदियुरप्पा के लगातार सामने बहुमत कर्नाटक साबित से करना बन बड़ा रही हैं वो जारी है। जितने भी बागी विधायक थे सभी को जो स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। 17 की संख्या भी इसकी पहुंच चुकी है। फिलहाल भाजपा कर्नाटक में चौथी बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं येदियुरप्पा, उनका पहला मिशन हुआ कि कल वो विश्वास मत साबित करें और उसके बाद आगे की राह तय होगी। इस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बीजेपी की विधायक दल की बैठक भी है, उसमें भी क्या कुछ निकल कर आता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही थी कि जो बागी विधायक थे उन्हें स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है और उन तमाम बागी विधायकों को जिनको अयोग्य घोषित किया गया, 17 की संख्या उनकी हो गई है। अब उनके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई होने वाली है अपनी जो स्थिति है उसे वापस पाने के लिए। एक अहम खबर इस वक्त की, इस पर हम बने रहेंगे, आगे भी आपको जानकारी देते